कैसा तालमेल रहने वाला है, इसकी झलक दिखाई दे गई। दोनों पक्षों के बीच टकराव का पहला मौका बना है स्पीकर का चुनाव। आमतौर पर स्पीकर सत्ता पक्ष जबकि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से बनने की परंपरा रही है। इस बार भी इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन बात बन नहीं पाई। नौबत चुनाव कराने की आ गई। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं। Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. The deputy speaker is right for us. स्पीकर के पद पर विपक्ष को बनाने के लिए सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन मामला विपक्ष की डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर फंस गया और बातचीत खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। विपक्ष अपने डिप्टी स्पीकर की मांग को सही ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर उसकी शर्त मान ली जाए तो वो स्पीकर पर सरकार का समर्थन करने को तैयार है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया आपको उपाध्यक्ष पद नहीं मिला, तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं। संसद भवन में बुधवार को स्पीकर का चुनाव होगा। संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, लिहाजा ओम बिरला का दोबारा स्पीकर चुना जाना लगभग तय है। सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान जो तल्खी देखने को मिली थी वो आगे भी जारी रहेगी। क्या स्पीकर के पद को लेकर टकराव को टाला नहीं जा सकता था? केंद्र में सरकार एनडीए की है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इस बार दूसरी तरफ पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष भी है। ऐसे में क्या विपक्ष की अनदेखी करके आगे बढ़ा जा सकता है? आने वाले दिनों में संसद में कई अहम बिलों पर चर्चा होगी, तो क्या हमें पिछली बार की तरह संसद में हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा या सार्थक काम भी होता नजर आएगा? तो 18वीं लोकसभा की पहला शक्ति प्रदर्शन आपके सामने एकदम आने वाला है और वो होगा लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर। आज़ाद भारत के इतिहास में एक या दो घटनाएं, मेरे ख्याल में शायद दो घटनाएं ऐसी हुई जहां चुनाव हुए हैं और वहां पे भी लगभग यही शर्त रही कि मेरी ये बात मान ली जाए तो हम सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष को चुन सकते हैं। एक संसदीय परंपरा थी कि सत्ताधारी दल और सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, सर्वसम्मति चुने जाते हैं, चुनाव की नौबत नहीं आती। लेकिन इस बार का कि जो लोकसभा बनी है, इसमें विपक्ष जो है वो पहले की तुलना में मजबूत है। कांग्रेस ने अपनी संख्या लगभग दुगनी कर ली है, तो इसलिए वो और ज़्यादा दमदारी के साथ शर्त लगा रहे हैं। अब एक बड़ा बारीक सी चीज़ यहाँ समझिए, जो इस रिपोर्ट में भी आपको सुनने को मिली होगी कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कंडीशनल सपोर्ट है, यानी पहले आप मुझसे प्रॉमिस कर लीजिए कि हमको उपाध्यक्ष देंगे, आप हमारा बना दीजिए, तब हम आपके इस बात पर सहमत होंगे, चुनाव नहीं होगा, सर्वसम्मति से होगा। सत्ता पक्ष से एक बारीक लाइन को लेकर कह रहा है कि आप कंडीशन नहीं लगा सकते, जब उसका चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अब पिछली लोकसभा में आप जाइए, 17वीं में जो हुई थी, तो किस तरह की तल्खी और किस तरह के संबंध रहे हैं पक्ष विपक्ष में,
उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या चल रहा है। क्या सत्ता पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हमको आप ये मत समझिए कि हमारी सीटें थोड़ी कम हो गई तो हमारी ताकत में कमी है, और विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि हम इस बार ज़्यादा सीटें जीत के आए हैं इसलिए आप हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में परंपरा, नियम, इन सब को परखने का एक तरीका ये होगा, और संसद कैसे चलेगी ये बहुत दिलचस्प होगा। इससे पहले जब कमज़ोर विपक्ष है तब भी वॉशआउट सेशंस हमने कई बार देखे हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शक्ति संघर्ष शुरू हो रहा है कल से, इसका परिणाम क्या होगा। हालांकि जीत तय है कि बिरला जी जीत ही जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर बहुत हैं, लेकिन क्या ये एक ठीक ठाक तरीका होगा। दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो अहम की ज़्यादा, अविश्वास की ज़्यादा लग रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं परिचय कराया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, साथ ही 3 बहुत ही वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सतीश के सिंह जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक मित्रों के पास जाने से पहले मैं अपने पत्रकार मित्रों से एक बात समझ लेता हूँ। विजय त्रिवेदी जी, ये क्या अहम की लड़ाई है क्या? जी, आपने बहुत अच्छे से नरेट किया है। जो भी बात शुरुआत में की, अहम की लड़ाई है, शक्ति संघर्ष है। अहम की लड़ाई तो साफ दिख ही रही है, क्योंकि जो हम 17वीं लोकसभा में देख रहे थे उसको 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही ये अहम की लड़ाई में बदल गया है, जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने। इसमें कोई बात नहीं है कि यदि वो होगा चुनाव तो सत्ता पक्ष का ही उम्मीदवार जीतेगा, यानी ओम बिरला साहब ही जीतेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन दोनों लोगों के बीच में ये उम्मीद की जा रही थी कि आपस में बैठकर बातचीत करके इसको, टकराव को टाला जा सके और सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। हालांकि चुनाव भी हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही, और जैसा आपने भी जिक्र किया 2 बार ऐसा हुआ है। 1952 में हुआ, जीवी मावलंकर साहब के सामने एसएस मौर्य साहब को खड़ा किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय भी विपक्ष जो है अपना डिप्टी स्पीकर चाहता था, जो कांग्रेस ने नहीं माना था। और 1976 में जब बलराम भगत बने तब भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए थे। जनसंघ से जोशी जी को खड़ा किया गया था। उस समय 355 और 58 का वोट था, और उससे पहले मावलंकर साहब के सामने 394 और 55 का वोट था। तो सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन दोनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाए और एक सामंजस्य बनाकर ये तय किया जाए कि हम दोनों मिलकर एक सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाएं। लेकिन नहीं हुआ। बताया गया कि राजनाथ सिंह जी ने बात भी की है, खरगे साहब से, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और लोगों से भी बात की है। मैं आपको बताऊं कि जो विपक्ष के और जो दल हैं उनके नेताओं से भी राजनाथ जी ने और सरकार ने बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसमें नीरज जी फर्क क्या आया 17वीं और 18वीं लोकसभा में? जो विपक्ष 16वीं लोकसभा में थम्बी दुरई साहब के उपाध्यक्ष बनने पर नाराज नहीं होता, जो विपक्ष 17वीं लोकसभा में पूरे 5 साल उपाध्यक्ष नहीं रहता तब भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही कर रहा है, तो वो ये बताने की कोशिश है कि अब हमें कमजोर मत समझिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि 240 भले ही सीटें हो गई हो, लेकिन हमारे पास 293 है, इसलिए हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। इसलिए पहले दिन ही प्रोटेम स्पीकर पर भी जो संघर्ष टाला जा सकता था, मेहताब साहब को उन्होंने बना दिया, केवल ये बताने के लिए कि हमें कमजोर मत समझिए अब भी। तो ये मोटे तौर पर संघर्ष की लड़ाई है और अहम की लड़ाई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई सत्ता में ये बड़ा खेल नहीं है। यदि चुनाव होगा तो सत्ता पक्ष का ही उम्मीदवार जीतेगा, ओम बिरला साहब ही जीतेंगे। और इसमें भी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि विपक्ष ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में टकराव बनाया जाए। जब उन्होंने कहा कि टीडीपी से कोई उम्मीदवार हो जाएगा तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन वो सहयोगी दल उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। ओम बिरला साहब को दोबारा बनाने का मतलब है कि एक तो कंटिन्यूटी है, दूसरा समझती है सरकार कि उनका जो कामकाज है वो अच्छा रहा। हालांकि आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष पिछले दिनों बहुत विवादों में रहे, उसके बाद भी बनाना भी ये बताता है कि हम जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन एक रिस्क फैक्टर मुझे लग रहा है सर, सॉरी टू से, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन यदि चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए एक रिस्क फैक्टर इसमें शामिल है, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या रिस्क फैक्टर है कि नंबर 233 से कम हो जाए? ये मतलब एनडीए के पास 293 से ज़्यादा वोट पड़े, ऐसा मुझे लगता है अगर वोटिंग हुई तो।
ओके, अभी इस पर थोड़ा इसको और डिटेल में करेंगे सर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप हमें उपाध्यक्ष का पद हमें दे दीजिए, परंपरा यही रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब आपने बोल दिया तो अब तो बिल्कुल नहीं देंगे, अब तो नहीं देंगे। ये संसदीय परंपरा है, पिछले कितने सालों से चल रही है, एक दो बार हालांकि चुनाव हुआ है, तो ये क्या अहम की लड़ाई आप लोगों ने बना ली क्या? अच्छा कह दिया है, शर्त लगा दी, इसलिए तो अब बिल्कुल नहीं, अब तो चुनाव ही करा लो। नीरज जी देखिए, कोई भी परंपरा की बात जब होती है तब कोई कंडीशनल नहीं हो सकती ये चीजें। परंपरा की जब बात होती है तो परंपरा सारे राज्यों में भी लागू होती है। परंपरा कर्नाटका में भी लागू होनी चाहिए, तेलंगाना में भी लागू होनी चाहिए, केरल में भी लागू होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी लागू होनी चाहिए, हिमाचल में भी लागू होनी चाहिए। हर जगह पे आप देखिए कि जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार या इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का ही है, विरोध पक्ष का किसी को नहीं रखा गया। अभी आपकी स्क्रीन पे आपने 2-3 एग्जाम्पल दिखाए जब कांग्रेस की सरकार थी। संसदीय हम प्रणाली की बात करें तो 2 चुनाव हुए जब माना नहीं गया। तो ये तब हो सकता है जब आप विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझे और पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ाए। यहाँ पे विपक्ष क्या कर रहा है, एक मैसेज देने का प्रयास करे, नहीं हम हर चीज में गतिरोध करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। जनता जनार्दन ने एक सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार को तीसरी बार चुना है, तो उसका एक आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और पहले ही दिन गतिरोध को टालना चाहिए था। इस प्रकार के गतिरोध से संसद आगे बढ़ने में जिस प्रकार से जनता में एक मैसेज जाना चाहिए, वो भी एक गलत मैसेज जाता है। तो ये जो विपक्ष का रवैया है, मुझे लगता है खेदजनक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का उम्मीदवार, टीएमसी ने बाकायदा ऑन स्क्रीन अभिषेक चटर्जी ने कहा कि बनर्जी ने कहा कि नहीं हमको तो पूछा ही नहीं गया है, तो ये इंडी गठबंधन का कैसे कैंडिडेट हो गया, मुझे बताइए। एनसीपी ने अभी तक उसको समर्थन नहीं दिया, तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिलैटरली डिस्कस कर दिया कि ये हमारा कैंडिडेट है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। या आप बोलते हैं कि इंडी गठबंधन कैंडिडेट, तो फिर आपके दो जो बड़े गठबंधन है वो कि उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो रवैया कांग्रेस पार्टी का हो गया है कि लगता है उनकी 50 से 99 सीटें आएगी, एक मॉरल विक्ट्री हो गई, अब हम दिखा देंगे, हम कर देंगे, ये रवैया ठीक नहीं है। ये जो जब चुनाव होगा, जब उनके नंबर कम होंगे, तब ये अननेसेसरी जो कॉन्फिडेंस दिखाने में या जो गतिरोध पैदा करने की। रोहन जी एक चीज बताइए, ठीक है, ये अब राज्यों को जो आपने उदाहरण दिया, ये स्क्रीन पे चल रहा है, सब जगह लोग देख भी रहे होंगे कि किसी भी राज्य में विपक्ष को नहीं दिया गया, लेकिन मैं उसको छोड़ते यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब ये एक नई लोकसभा का गठन हो रहा है, आप सत्ता में है, फिर से आपका पूरा जो संगठन है वो सत्ता में आया, तो ये आप जिसको ना बड़प्पन दिखाते हुए दे देने में क्या दिक्कत है? भाई उनका भी तो आप थोड़ा सम्मान रख लीजिए कि वो भी जीत के आए हैं, तो उनको दे देने में क्या दिक्कत है? ये सिर्फ अहम की, जो मेरा पहला सवाल था कि बोल दिया अब तो मैं दूंगा ही नहीं, या बदला लूंगा, राज्यों में नहीं दिया इसलिए हम क्यों दें? देखिए नीरज जी, बहुत आपने अच्छी चीज कही। आप जो कहा बड़प्पन, ये कब होता है कि जब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, जब विपक्ष का जो तरीका है वो नेगेटिव ना हो। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उनका ही मैं बता रहा हूँ। आप टीएमसी का स्टेटमेंट दिखा लीजिए, अगर इंडी गठबंधन का कैंडिडेट होता तो जो बड़े दल हैं, दोनों दल क्यों ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो है इंडी गठबंधन का कैंडिडेट, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा हमको पूछा ही नहीं गया। जब आप बोल रहे हैं कि एक विपक्षी गठबंधन को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो सारे गठबंधन के साथी का कैंडिडेट ही अगर नहीं आ रहा तो आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? मुझे लगता है इस प्रकार के गतिरोध में नहीं पड़ना चाहिए। देश की संसद बनी है, लोगों को जनादेश का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, जनता ने आशीर्वाद दिए हैं, उसके साथ जाना चाहिए। और गतिरोध को टाल के जब मालूम है कि चुनाव हारेंगे, फिर क्यों आप मैसेज देना चाह रहे हैं? आप घेरिए, आपको गिरना है, सत्ता पक्ष को गिरिए, मुद्दों पे गिरिए ना। आप डे वन से गतिरोध का मैसेज देके ये इस तरीके से नहीं कर सकते। और आप एक तरफ बात कर रहे हैं, आप लोग आजकल नायडू जी को अच्छी बोल रहे हैं, आप नीतीश जी को आप प्रधानमंत्री पद ऑफर कर चुके, नायडू जी की पार्टी को स्पीकर पद ऑफर, दाल नहीं गली। आप इंडी गठबंधन को तो संभालिए, उनके घटक बंद जो है उनका अगर आप एक जनता के सामने लेके नहीं आ रहे और आप बात कर रहे हैं संगठित विपक्ष की, तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। अजय जी के पास चलता हूँ। अजय उपाध्याय जी, ये सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप लोग जो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं उसमें शर्त लगा रहे हैं कि मेरी ये शर्त आप मानिए तो हम इस परंपरा को चलने देंगे। देखिए वाजपेयी जी, ये शर्त हमारी नहीं है, ये शर्त संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत परंपरा का एक कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया का एक अंग है। अध्यक्ष की बात हो या उपाध्यक्ष की बात हो, डिप्टी स्पीकर की बात हो या स्पीकर की बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम सबने देखा 2019 के चुनाव के बाद
उस परंपरा का कितना प्यारा निर्वहन भाजपा के लोगों ने किया, जो प्रधानमंत्री जी ज्ञान दे रहे हैं या आज भाजपा के बहुत सारे वक्ता प्रवक्ता नेता अभिनेता ज्ञान दे रहे हैं। सबको पता है इस देश में कि 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं किसी को दिया। अरे भाई, आप खुद भाजपा वाले नहीं अपने को रखे, किसी अपने साथी को ही दे देते डिप्टी स्पीकर। हम तो ये भी कहने को तैयार थे, वो 5 साल जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, एक पद की गरिमा का आपने ख्याल ही नहीं रखा, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव लड़ना, रवैया खराब हो गया विपक्ष का। अरे भाई, चुनाव लड़ना ये भी तो संविधान के 93 आर्टिकल के तहत हम कर रहे हैं। स्पीकर का पद का चुनाव होता है, ये विपक्ष ने नहीं तय किया है, ये संविधान ने तय कर रखा है पहले से। अनुमति बनाने का जरूर प्रयास हम करना चाहते थे। हमारी तरफ से पॉजिटिव गेस्चर शुरू से रहा। हमने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी और सारे लोग, उनके जो लोग हैं, वो बैठ करके सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल करके एक आवाज में स्पीकर का पद निर्धारित करे। ऐसा स्पीकर हो जो निष्पक्ष हो, ऐसा स्पीकर हो जो दूसरे की भावना का, पक्ष और विपक्ष के भावना का सम्मान रखते हुए संसद की गरिमा का ख्याल रखे। ऐसा ना हो जो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पार्टी का एक सदस्य हो जाए। ठीक है, पार्टी का सदस्य जरूर बनता है स्पीकर, लेकिन उसकी अपनी भी एक मर्यादा उस पद की होती है, जिस मर्यादा को तार तार करने का प्रयास वर्तमान स्पीकर, जिनका नाम पुनः इन्होंने उछालने का काम किया। ये सबने देखा है कि 186 सांसदों का निलंबन एक ही टाइम में करने वाले यही स्पीकर महोदय पिछली बार है। किस तरह बहस और डिस्कस और डिबेट को इन्होंने खत्म करने का काम किया। किस तरह से पहले दिन, नीरज भाई, यदि ये गेस्चर था प्रधानमंत्री जी का, पहला दिन, पहली शुरुआत, मान लीजिए कि यदि सिर्फ शपथ दिलाना था, शपथ दिलाने में कौन सा गलत शपथ दिला देते? क्या वो दलित है तो गलत शपथ दिलाते थे क्या? के सुरेश जी, जो 8वीं बार जीते, लगातार वरिष्ठतम सांसद को बनाने की प्रक्रिया है, वो वरिष्ठता में थे। ये तो परंपरा में भी थी ना, ये तो वो हैंडबुक में है। तो क्यों नहीं आपने उनको बनाने का काम किया? यहीं से शुरुआत आपने गलत की है। फिर जब हमने कहा कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर बैठ के बात कीजिए, राजनाथ सिंह जी आए, कॉल भी किया उन्होंने, लेकिन कॉल बैक उसके बाद उनका नहीं आया। नहीं अजय जी, एक मिनट अजय जी, कोई अधिकार नहीं है। अजय जी सुनिए ना सर, राजनाथ जी ने कहा था कि जब वो वाला मसला आएगा तो उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन आपने कहा नहीं पहले शर्त। अच्छा ये बताइए, आप बिरला जी को कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, अब मान लो कह लेंगे अच्छा ठीक उपाध्यक्ष आपका भी बना देंगे, तब भी बिरला जी को बना लेंगे, तब? नहीं, मान ले और नहीं मान ले, अरे मान ले तो आप ही कह रहे हो कि मेरा बनाओ, पहले मान लो तब हम आपका मानेंगे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये नीरज जी नहीं है। परंपरा में यही होती है कि बैठ करके दोनों लोग, पहले पक्ष और विपक्ष बैठकर तय कर लेता है, फिर ये चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं आती। लेकिन जब हमने ये प्रस्ताव रखा, नहीं, ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए था, पहली बात। हाँ। उनका दिल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिल बड़ा नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने ये बात रखी कि भाई आप, राजनाथ सिंह से जब चर्चा हुई कि भाई आप एक बार चर्चा कीजिए, हम कैंडिडेट नहीं देंगे इस शर्त पर कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। कांग्रेस नहीं मांग रही कि कांग्रेस को दिया जाए, विपक्ष के किसी साथी को परंपरा के तहत। इसलिए भी एक कहना जायज है कि पिछले 5 साल में वो पद खाली पद पड़ा रहा। क्या खाली पद पड़े रहना उचित था 5 साल तक? क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, घमंड में सरकार थी। और अब तो कम से कम मान लीजिए कि भाई जवाब ले ले रोहन जी से। रोहन तो ही जवाब दीजिए। 10 सेकंड जरूर, 10 सेकंड। नीरज जी देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने बात रखी, 10 सेकंड क्या विरोधाभास है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इन्होंने ये कहा कि विपक्ष को देना चाहिए, अरे आपके साथी पक्ष को ही दे देते। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, ओम बिरला जी जैसे व्यक्ति है, तो उनका विरोध क्या है? किसी व्यक्ति का विरोध है, नीति का विरोध है? वही समझ में ही, बस विरोध करना है। अब आ गए, आने के बाद एक मूवी का सीन था जिसमें ये कोई गाड़ी से उतरता है संसद के आगे, बोलता है भैया विरोध किस चीज का है? उनको मालूम ही नहीं है, बस विरोध करना है। ऐसे नहीं होता है नीरज जी। आप परंपरा की बात करें तो परंपरा आप चाहते हैं कि परंपरा का वहन हो, तो फिर आपका व्यवहार उस प्रकार से होना चाहिए। आप कंडीशनल नहीं कर सकते कि नहीं हम आपको डेप्यूटी स्पीकर आप देंगे तो ही हम स्पीकर करेंगे। जब सत्ता पक्ष के पास नंबर है, सत्ता पक्ष आपकी बात सुनने को तैयार है, फिर आप गतिरोध की राजनीति नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन, मुझे एक चीज बताइए नीरज जी, क्या इंडी गठबंधन का साझा कैंडिडेट है? मैं चैलेंज के साथ डिबेट में आपके सामने पूछना चाहूंगा कि क्या ये आपका साझा कैंडिडेट है? अगर साझा कैंडिडेट होता तो टीएमसी उसका विरोध नहीं करता, अगर साझा कैंडिडेट होता तो एनसीपी उसका समर्थन करता। इनका बहुत बड़ा घटक दल है इंडी गठबंधन का, टीएमसी। उसने क्लियरली कहा कि हमको पूछे बिना ये जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है ये एक तरफा फैसला है, हम इसके साथ में नहीं है।
फिर भी ये लोग अपना अरे अहंकार लेकिन वो दिखा रहे हैं। जब आप- बैठक बैठक में शामिल हो रहे 10 हैं। सेकंड दीजिए। हाँ, नीरज जी, इसमें 10 नहीं ले सेकंड सकते। दीजिए। जी रोहन जी एक 5 मिनट सेकंड दीजिए। छोटा रखिए जरा, दिलचस्प बातचीत हो रही है। एकदम छोटा रखिए। अजय जी बताइए। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी है, हाँ। अरे भाई, ये तो सबकी सहमति तो आपने भी नहीं ली है स्पीकर पर, ये तो सबको पता है। क्या एनडी गठबंधन का वो साझा उम्मीदवार है? वो जबरदस्ती के उम्मीदवार है, वो साझा उम्मीदवार आपके नहीं है, सबको पता है, थोपे हुए उम्मीदवार हैं। अदरवाइज यदि आप अपने लोगों से बैठ के बात करते तो एक भी कैंडिडेट जो है आपका जो साथी है, बीच में मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। रोहन जी उनको अपनी बात रोहन रखने भाई, दीजिए। बीच रोहन में भाई मैं नहीं हाँ एक-एक करके, हाँ हाँ और छोटे में रखिए, फिर उम्मीदवार की बात मैं हाँ, जरूर। साझा उम्मीदवार की बात है, ये जब चुनाव होगा तो समझ में आ जाएगी कि किसका कितना साझा है और किसने कितना साझेदारी निभाई है। ओम बिरला जी के बारे में तो इनके जो सहयोगी आज बने हैं, उन लोगों ने इन पर आरोप लगाए थे। चिराग, अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए ना अजय जी और रोहन जी, अजय जी और रोहन जी एक छोटे सवाल दोनों लोगों से हैं, कृपया करके एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें, मेरे सवाल का जवाब दें। अजय जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए, अगर मगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अगर मगर लगा रहे हैं, अगर इनको बनाओ तो अगर उनको बनाओ, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये कहते कि ठीक उपाध्यक्ष हमने आपको दिया, तो क्या बिरला जी निष्पक्ष हो जाएंगे? देखिए, ये बात आ गई कि भाई मैं वो होता तो मैं वो, ये सब अभी आपने कहा कि वो निष्पक्ष नहीं है। देखिए, बिरला जी की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, जवाब मिल गया। ये चिराग पासवान आज उधर चले गए तो क्या वो मानेंगे कि अजय जी रुको ना, इसकी व्याख्या नहीं। अजय जी नहीं, 10 सेकंड इसकी व्याख्या नहीं, लेकिन नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। बात यह है कि चूंकि सत्ता पक्ष को अपने सहमति से अपना एक स्पीकर तय करना था, यदि पारस्परिक सर्वानुमति बनाने की बात आती तब हम बात करते कि ओपी बिरला पर हम सहमत होंगे कि नहीं। आपने तो नाम ही नहीं हमसे पूछा भी नहीं। अच्छा, मतलब अभी एक पेच और आप इसमें फंसाते। रुकिए ना अजय भाई रुको। रोहन जी आपसे सवाल है, रोहन जी से सवाल। अरे अजय जी एक मिनट रुक जाओ ना, अभी इसकी व्याख्या भी समय बचा है बहुत। रोहन जी मान लीजिए ये कह दें कि ठीक है, हमारी तरफ से कोई चुनाव नहीं, आप जिसको बनाना चाहें, बिरला जी को बनाएं या जिसको ही बनाएं, हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, क्या आप इनको उपाध्यक्ष पद दे देंगे? कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे? मैं भी वापस बोल रहा हूँ, कंडीशनल नहीं हो सकता है। कंडीशन नहीं लगाएंगे, वो कंडीशन लगाएंगे नहीं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप कंसेंसस की बात करते हैं तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर। रोहन जी, आप मेरा सवाल नहीं सुना, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने, आपने बिरला जी को चुन लिया, पूरे सदन ने उनको चुन लिया, क्या विपक्ष को आप देंगे उपाध्यक्ष का पद? अगर वो बैठते, जब डिस्कशन हुआ तब ये कंडीशन नहीं लगाते, शायद डिस्कशन होता। इन्होंने क्या कहा कि हम समर्थन तभी देंगे कि आप हमको डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है रोहन जी, ये वाली बात हो चुकी है। मैंने दो सवाल इसलिए रखे कि जो हमारा मूल सवाल है इस चर्चा का, डिबेट का, है कि ये एक शक्ति का प्रदर्शन है। विजय जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मैं फिर सतीश जी और प्रेम जी के पास जाता हूं। सुना आपने दोनों लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक बात है। तो वहीं से बात शुरू हो गई ना, जहां से आपने शुरू की थी कि वो अहम का सवाल है ना। इसमें ओम बिरला नहीं है, जैसे रोहन बात कर रहे हैं कि भाई क्या एनडीए के गठबंधन की बात है, तो क्या विपक्ष के गठबंधन की जो भी बात है उस पर उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है? क्या एनडीए ने तो नहीं पूछा कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष ने भी नहीं पूछा। एक्चुअली कंसेंसस के लिए मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। इसमें शुरुआत थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा के ज़्यादा विस्तार से बातचीत करनी चाहिए थी। ये विपक्ष के बजाय सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है और विपक्ष को भी अब ये 234 आगे मान लिया, सर आप बहुत बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सहयोग के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से चलाना चाहिए। और अभी आपके पास बहुत मौके हैं बहुमत साबित करने का, अपनी ताकत। अभी तो अगले हफ्ते के बाद जब बजट सत्र शुरू होगा तो फिर आपके पास मौका है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें एक बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो ये है कि सत्ता पक्ष का कैंडिडेट तो अध्यक्ष बन ही जाएगा, ये तो साफ साफ लग रहा है, मतलब कुछ बहुत अनहोनी ना हो जाए तो फिर वो एनडीए का और बीजेपी का मोरल बूस्टअप और हो जाएगा। समझे आप? इसको देखिएगा कि सत्ता पक्ष में किस तरह से जो मोरल बूस्टअप होगा और वो कहेंगे देख लीजिए आपकी हार हो गई ना, आपने तय कर लिया था, आप लड़ लिए चुनाव। मैं इसको लगता है कि विजय जी ये परिस्थिति रही तो उपाध्यक्ष भी बनेगा। चुनाव तो एक तारीख, अब यही परिस्थिति रही तो उपाध्यक्ष भी बनेगा, उपाध्यक्ष भी उसी तरह से बनेगा। और अब जब सरकार ने साफ कर दिया कि जैसे रोहन जी कह रहे हैं कि उन्होंने कंडीशन लगाई है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि उपाध्यक्ष का भी अब चुनाव होना ही है।
जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा, और इस तरह से वो दोनों ही पद विपक्ष को नहीं मिल पाएंगे। जी सतीश जी और प्रेम जी, सतीश जी ये जो देखने की जरूरत है कि जी विजय जाता हूँ मैं, सतीश जी ये जो संघर्ष की स्थिति इस समय बन गई है नई लोकसभा की, ये एक सांकेतिक लड़ाई है या विपक्ष की अपनी ताकत दिखाने की और सत्ता पक्ष की अपनी कि भैया मेरे को कमजोर मत समझो, रही भले ही हमारी 294 की सरकार है लेकिन आप ये मत समझिए कि हम दब जाएंगे, ये इसकी लड़ाई है, क्या है ये? न ये दिल की बात है न अहम की बात है। बात ये है कि जिस तरह का कोएलिशन वाला वर्डिक्ट आया है जिसमें विपक्ष जो है प्रतिपक्ष हो गया है, तो उसका ये जो जमीनी स्थिति है उसको लेकर है। देखिए 2 पद ऐसी स्थिति में, तो देखिए प्रधानमंत्री पद तो हो गया, उसके बाद सबसे अहम इस हाउस में कौन सा पद है? मेरे ख्याल से स्पीकर का पद है। तो स्पीकर का पद तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो वो देख रहा है भाई, आज देखिए अब जैसे रोहन जी कांग्रेस में थे, अचानक भाजपा में चले गए, तो ये स्थितियां जो हैं इस हाउस में जो कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, असमंजस है, आशंकाएं हैं, अस्थिरता है, उसको लेकर स्पीकर होना चाहिए। बाकी सब बहाना है। और मैंने शक्ति प्रदर्शन तो निश्चित रूप से है, वो तो होगा, अभी संख्या बल की बात ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है नीरज जी कि क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आम सहमति से चलाना चाहिए। परिपाटी कहती है कि भाई एक डिप्टी स्पीकर दूसरे साइड से हो, मतलब ऑपोजिशन बेंच से, तो मामला थोड़ा आम कंसेंसस वाला स्थिति बनती है, उसका माहौल तैयार होता है। लेकिन चूंकि ये रोलर कोस्टर लोकसभा है तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि भाई किसी प्रकार से इस तरह का हो। तब आप समझ लीजिए कि ये टकराव का ट्रेलर है, ये पहला ट्रेलर है और ये आगे आने वाले समय में और दिखेगा। मेरा एक और भी बयान है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए जैसे अभी विजय जी ने भी कहा कि अभी तो मतलब स्पीकर वाले पे मान लीजिए कि हमने तो सुना है कि शरद पवार जी का भी बयान देख रहा था, चाहे ममता जी के साइड का भी बयान दे रहा था। अभी एक डिप्टी स्पीकर पे भी तो संख्या बल का टेस्टिंग होगा और इस टेस्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से सोचता हूं कि आज जो है सरकार के पास सिर्फ विरोधी या प्रतिपक्ष से विरोध नहीं है, कहीं ये आशंका होगी कि कहीं और से भी विरोध हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अब मैं नहीं मानता हूं कि इसका दिल से कोई लेना देना है, ना कोई अहम से है, सीधे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। लेकिन परिपाटी कहती है कि वर्डिक्ट कोएलिशन का है, कोलिजन का नहीं है। लेकिन सरकार ने शायद यही सोचा कि अब 4-0 कर लिया जाए। 3-0 तो हो चुका है, सरकार बन गई, फिर प्रोटम स्पीकर भी हो गया, फिर अब देखिए स्पीकर वाला भी हो गया, ऐसे ऐसे 2-3 चीजें हो गई, अब ये 4-0 भी हो ही जाएगा। तो इसलिए अब वो मौजूदा स्थिति में मेरा ये मानना है कि आम सहमति मोदी जी के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो एक स्थिति हो सकती है कि भाई आप आम सहमति का एक वातावरण तैयार करो और जो कुछ हमने पिछले लोकसभा में देखा है, जो देखा है उसके लिहाज से उसमें अगर कोई करेक्टिव मेजर्स हो जाता तो मैं समझता हूं कि ये जो जनादेश आया है उसके हिसाब से देश में शासन भी चलता, विपक्ष भी चलता। मोदी जी कहते हैं ना कि विपक्ष ने बहुत उनको मजा नहीं आया, एक प्रकार से ही बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी फ्रंट फुट पर खेल करके अपने गोल को भी प्रोटेक्ट करना है, ये मुझे समझ में आता है। ओके, प्रेम कुमार जी आपको क्या समझ में आ रहा है? एक सांकेतिक लड़ाई है और जब स्पीकर और मान लीजिए चुनाव हो ही गए तो दोनों तो वही बना लेंगे, तो इसके बाद जो भी विजय जी भी कह रहे थे कि एक और मोरल बूस्टर होगा, तो क्या ये अड़ियल रवैया है सिर्फ एक? देखिए नीरज जी, ये मानकर चला जा सकता है कि बहुमत जिसके साथ है उनका स्पीकर होगा, लेकिन ये परीक्षा की भी घड़ी होती है, अपोजिशन के लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी है कि ऐसे मौके पर अपने को एकजुट और बहुत एकजुट कैसे दिखाया जाए। तो
जो पक्ष यही बात है जीतेगा वो दूसरे पर मनोबल उसका भारी रहेगा दूसरे के ऊपर, ये तो स्पष्ट है। तो ये एक मौका है। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि वो बहुमत है तो जीत ही जाएगा। हो सकता है नहीं भी जीते, हो सकता है विरोध भी सामने आ जाए, हो सकता है कि स्पीकर में जीत जाए, डिप्टी स्पीकर में न जीते, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि सर्वसम्मति का के लिए पहल तो आमतौर पर जिनके पास संख्या ज्यादा होती है, जो सत्ता में होते हैं, वही करते हैं ना। उनकी पहल नहीं होगी तो सर्वसम्मति नहीं होगी, क्योंकि सर्वसम्मति शुरुआत ही होती है सत्ता से। तो ये जो तकरार दिख रहा है, इसका अगर थोड़ा सा भी अगर पसघा अगर भारी है कि किसकी गलती है, तो वो मेरे हिसाब से सत्ता पक्ष की होती है। हालांकि एक और आजकल चलन है भाई, गुजरात में तो हमने सूरत जैसे भी स्थिति देखी है। अभी भी के सुरेश जी से बात कर सकते हैं लोग कि भाई बैठ जाइए, बात ही खत्म हो जाएगी, तो सर्वसम्मति हो जाएगी। सुरेश जी अपने मन से कैसे बैठ जाएंगे? राजनीति तो ऐसे ही चल रही है कि एक नई स्थिति कि सुरेश जी को ही बना लिया जाए कि आप बैठ जाइए। सुरेश जी बैठ जाएंगे तो अपोजिशन ऐसे ही हार जाएगा। तो ये भी रणनीति बीजेपी चल सकती है। प्रेम कुमार जी ना कह रहे हैं चीन जापान की झोंक रहे हैं यहाँ सुरेश जी से बात करके उनको सूरत जैसी सूरत देखने को मिल सकती है देश में। ऐसा क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मैं ये जो पूरी चल रही है, पूरी प्रक्रिया जो चली है, उसमें टोपी ट्रांसफर जिम्मेदारी की नहीं। आप जिम्मेदार हैं सर्वसम्मति नहीं होने के लिए, तो आप। अरे तो जब विपक्ष इसमें शर्त लगा रहा तो कैसे बनेगी सर्वसम्मति, बताइए। देखिए शर्त जो है निश्चित रूप से जब कोई बात विपक्ष कह रहा है इसके आधार पर कि परंपरा है, उस बात की याद दिला रहा है, तो वो एक शर्त के रूप में दिख रही। मैं खारिज नहीं करता कि ये शर्त नहीं है, शर्त है और चुनाव से पहले की शर्त। लेकिन क्या ये नाजायज शर्त है? बात ये होनी चाहिए। आप विपक्ष वही तो मांग रहा है जो चाहिए प्रतिपक्ष को, उसको आप बोल रहे हैं कि चुनाव बाद चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे बोलना भी तो एक तरह से शर्त ही है ना। आप बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। आप अच्छा एक बात पहले आप बताओ। हाँ, पहले स्पीकर तय हो जाए तब चर्चा करेंगे, ये भी शर्त है। इसको आप समझिए, केवल विपक्ष की शर्त नहीं है, सत्ता पक्ष की शर्त है। वो चर्चा तब करेगा जब स्पीकर का चुनाव हो जाए, ये भी शर्त है। तो शर्त तो दोनों पक्ष लगा रहे हैं। मैं एक सिनेरियो रखता हूं आप लोगों के सामने, दोनों पक्षों की बात को समझिए। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई परंपरा के तौर पे उपाध्यक्ष का पद हमारे पास आना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात रख दी। ये मांग नाजायज़ नहीं है, इसको शर्त के तौर पे भले ही लिया जाए। लेकिन अब आप दूसरे साइड आइए, सत्ता पक्ष पहले ही दिन से अंडर प्रेशर का मैसेज दे दे क्या कि सरकार तो देखो पहले दिन से दबाव में काम कर रही है। उन्होंने प्रेशर लगाया, लो भाई आप ये ले लो, तो क्या मैसेज जाएगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं जो कह रहा हूँ वो सवाल आप लोग बार बार पता नहीं क्यों खारिज कर दे रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेजिंग है ये कि मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं अब और ताकतवर होके आ गया हूं। यही लड़ाई तो चल रही है प्रेम जी। जी बिल्कुल। देखिए आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को रख रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सब संबोधित करना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या संसद में इतने प्रमुख पद पर का इस्तेमाल कंस्टिट्यूएंसी को संबोधित करने के लिए होना चाहिए? आप मान रहे हैं कि हो रहा है, तो यही गलत है। आप बोलिए गलत हो रहा है। कौन गलत है? कौन गलत है बताइए, जानने में दिलचस्पी मेरी। कौन गलत है बताओ। बोलिए कि इस स्थिति का अपनी कंस्टिट्यूएंसी को संभालने के लिए, मैसेज देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप पहले गलत हो रहा है, अब होगा कि कौन गलत हो रहा है, तो बहुत अधिक होगा। तो सत्ता पक्ष भी गलत है, विपक्ष भी गलत है। लेकिन किसकी ज्यादा गलती है पर अगर बात आएगी तो सत्ता पक्ष पर ओनस जाता है। भाई उसकी जिम्मेदारी है संसद कैसे अच्छा चले, कैसे वातावरण सही रहे, कैसे विपक्ष को साथ में ले। सबका ओनस तो सत्ताधारी दल पर होता है। ऐसी संख्या भी उनकी ज्यादा है, तो इसमें बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। क्लियर है, पहली गलती सत्ता पक्ष से शुरुआत होती है, जो विपक्ष के बाद उसके पास गलती आती है। अच्छा ये सवाल मैं फिर रोहन जी से पूछ लो। रोहन जी, ये जो यही बात है क्या कि आप लोग ये मैसेजिंग है, और मतलब राजनीतिक दलों काम ही होता है, सरकार भी राजनीतिक दल ही बना रहे हैं, तो क्या ये एक इशू है क्या इसमें कहीं कोर में? क्योंकि देखिए, जो अपने पत्रकार दोस्तों के पास जाने से पहले एक एक सवाल मैंने आप दोनों लोगों से पूछा था कि अगर
बिरला जी निष्पक्ष हो जाएंगे अगर वो आप सहमति हो जाए तो, और आप उनको दे देंगे क्या? दोनों लोगों ने गोलमोल जवाब दे दिए मेरे को। तो मसला तो यही है ना कि फिर, हाँ बताइए सर। देखिए, मैंने सारे पत्रकार मित्रों की भी बात सुनी, बात बहुत क्लियर है। देखिए, अभी चुनाव हुए हैं, सरकार चुन के आई है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। एक होता है कि जनादेश को पॉजिटिवली स्वीकार करके एक मैसेज देना कि हमको पहले दिन से गतिरोध में नहीं जाना है, और दूसरा होता है कि नहीं ठीक है, हमारी थोड़ी सीटें बची, हम मैसेज देना चाहेंगे, देखो हम लड़ सकते हैं। वो तरीका ठीक नहीं। आप जब प्रणाली की बात करते हैं, जब आप परंपरा की बात करते हैं, परंपरा की बात आप प्यार से कर सकते हैं, परंपरा की बात आप कंडीशन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही परंपरा कांग्रेस के शासन में भी बार बार टूटी है। आज इंडी गठबंधन के जो राज्य है वहां पे भी बार बार टूटी है। तो परंपरा रूल नहीं है। अगर आप चाहते हैं परंपरा करें तो उसके लिए आपको दोनों को बैठ के करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। आप कंडीशन से परंपरा नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन जब आएगी तब नंबर काम करेगा, और यही चीज हो रहा। एक मैसेज देने का बात चल रही है कि हम संविधान, अरे संविधान की आप बात कर रहे हैं, आज तो आपातकाल का दिन है, 49वां आज उसकी बरसी है। कहां से आप संविधान की बात, जो भी आप बात करते हैं, अगर वो सभी चीजों में विरोधाभास आएगा तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौका था, एक मौका था विपक्ष के साथ में एक मैसेज देने का कि हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो जनता को भी भरोसा था। आपने डे वन से ही अड़ियल रवैया दे दिया, आपके डे वन से। अच्छा, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, इंडी गठबंधन के दो साथी बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे कैंडिडेट ही नहीं है, तो आपकी बात का मतलब क्या रह गया? ये तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया। जहां पे गठबंधन की राजनीति है, एक तरफ आप नीतीश जी को पीएम पद का ऑफर कर रहे हैं, नायडू जी को स्पीकर पद का कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन के जो साथी दल है उनमें कंसेंसस नहीं बना सकते हैं, तो फिर कौन सी परंपरा की आप बात कर रहे हैं? जी रोहन जी, क्या है ना, देखो राजनीति में साम दाम दंड भेद तो लगेंगे। अब ये हम तो टीवी में खुल के बोलते हैं, ये सब चलता है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें लाग लपेट या छिपाओ डराओ वाली बात। अजय जी, क्या आप लोग ये एक रिस्क नहीं ले रहे हैं कि एकदम शुरुआत में ही नंबर गेम में फंसना चाहते हैं? जैसे विजय जी भी इशारा कर रहे थे कि बड़े नंबर, मान लीजिए उनके 293 और 300 पार होगा, कुछ प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि 300 पार नंबर होगा। देखिए, भाजपा और प्रधानमंत्री जी के तासीर को हम सब जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 400 पार अभी भी कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे है। पर सच्चाई है कि जनता ने कितना पार किसको किया है और कितना नीचा किसको किया है। जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि भाई आपको आम सहमति के साथ, संवेदनशीलता के साथ, अहंकार त्याग करके सबको लेकर चलने का एक तरह से ये जनादेश है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही कि प्रतिपक्ष को आप विरोधी न समझे, वो प्रतिपक्ष है। पर पहले दिन से की जो बात हो रही है, पहला दिन प्रोटेम स्पीकर का दिन था। प्रोटेम स्पीकर में आपने क्या परंपरा निभाया, क्या प्रतिपक्ष की बात रखी? मैं नहीं कहता कि के सुरेश कुमार कांग्रेसी है इसलिए उनको बनाया जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा कि जो परंपरा थी वो परंपरा थी वरिष्ठतम साथी को बनाना था। वरिष्ठतम का उनका धर्म कहता था, संवैधानिक संसदीय परंपरा कहती थी कि भाई वो है। क्या इसलिए उनको नहीं बनाया भाजपा ने कि वो दलित समाज से आते हैं? क्योंकि 8 बार वो जीत गए, तो ये गलत हो गया। अब बात आती है, हमारे साथी ने कही कि भाई इसमें इनके गठबंधन के साथियों से बात करें। अरे भाई, आपके अपने गठबंधन में तो मंत्रिमंडल बनाने में आपने क्या क्या आंसू रुलाए हैं, सबको पता है। प्रफुल्ल पटेल अभी भी कहाँ सोए हुए हैं, पता ही नहीं उनका नींद से जगे कि नहीं। सिंधे का क्या हाल है, सबने देखा। जो बात है, सच्चाई यही है कि वो वाला कहावत एक है ना कि रस्सी जल गई ऐंठल नहीं गई। जनता ने अहंकार आपका चूर चूर करने का काम किया, इसीलिए आपके उस अहंकार के कारण ही जनता ने आपको 63-64 सीट नीचे किया। अब फिर आप उसी अंदाज में आना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमको चूंकि बहुमत है, हम ये नहीं मानेंगे, हम तो अभी भी मोदी सरकार ही मानकर काम करेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। आपके सहयोगी भी आज बेशक नहीं बोल पा रहे हैं, कारण जो भी हो, आने वाले समय में उनको भी ये बात समझ में आएगी कि लोकतंत्र रहेगा तभी वो भी रहेगा। अजय जी, यहाँ पे एक मतलब छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो इस समय चल रहा है ना कि तीसरी बार में आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, वो तीसरी बार में 240 के आसपास जो भी लेके आए हैं, इसको आप लोग एकदम खारिज कर रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं। अरे भाई साहब, 240 सीट मायने रखती है। आप लोग मतलब ऐसा एक नैरेटिव इस देश में बन रहा है, सोशल मीडिया से लेकर चैनलों तक, कि नहीं अब तो खत्म एकदम। थर्ड टर्म 240 सीट सर, एकदम आपने सही कहा, इसको तो हम स्वीकारते हैं। आप कहा अभी आप कह रहे थे कि वो खत्म हो गया, अहंकार नीचे आ गया, एकदम उनको मान जाना चाहिए। लेकिन वो नीरज जी जो हट्ठास लगा के कहते थे 400 पार, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी,
अब जो है 3 लोग मिल करके उसे चला रहे हैं। अरे चुनाव के समय अजय जी ऐसा बोलते हैं, राहुल जी ने भी कहा था लिख के दे रहा हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये तो चुनाव के समय चलता है, ये तो सब बोलते रहते हैं। इसमें क्या है? वाकई यदि 40-45 सीटों का घपला नहीं होता तो मोदी जी नहीं बनते और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो जाती नीरज जी भाजपा की, तो वाकई मोदी जी नहीं बन रहे थे। आपने देखा है आरएसएस का क्या रुख है। आज भी मैं कहता हूं पार्लियामेंट्री कमेटी की इनकी अपनी मीटिंग करा ले, ये संसदीय दल की बैठक करा ले और देख लीजिए कि क्या होगा। भाजपा अरे नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा को जिताया नहीं। एक मिनट, सुनिए ना 10 सेकंड नीरज जी। अरे भाई रोहन जी को नहीं है, भाजपा को एन होल इन्होंने हराया है। 64 सीट इन्होंने हराई है, अपना खुद सीट किसी तरह 1.5 लाख पर आ गए हैं। रोहन जी तो ये कहना मुश्किल है। अजय जी सुनो ना, अरे भाई साहब सुनो ना, मेरी बहुत दिली इच्छा है कि एक दिन मैं इस पे शो कर लूंगा कि आरएसएस के इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी ने जो बोला है उसका क्या तात्पर्य। अब यहाँ ले जाएंगे तो फिर डिबेट एकदम दूसरी तरफ चली जाएगी। रोहन जी का जवाब लेते हैं, लेकिन ये बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो 240-42 जो भी एग्जैक्ट नंबर होगा ना, अगर मोदी जी ना होते तो ये भी नहीं आती। ये भी समझ लीजिए, मेरा एडिटोरियल कॉल है ये। नीरज जी, चलो रोहन जी को जवाब देना। नीरज जी, मैं छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए अहंकार किसका है? आज सरकार बनी है, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि रस्सी और बल, ये तो उनके लिए होना चाहिए कि 10 साल के बाद भी 50 से 99 पे आए हैं, अभी भी सत्ता में नहीं आए हैं 10 साल के बाद भी, और फिर भी रस्सी और बल की बात एनडीए के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकीकत स्वीकार है। उनको लग रहा है कि 99 आने के बाद भी उनकी मॉरल विक्ट्री है, तो उनको मुबारक हो मॉरल विक्ट्री। ये भूल रहे हैं कि 1989 के बाद 2014 तक अब तक जो भी चुनाव हुए उसमें सारी सरकारों जितनी भी सीटों से बनी उसमें सबसे ज्यादा सीट आज भी मोदी सरकार की है, 240 सीट है। नरसिंह राव जब बने थे तब उनकी 232 थी, उसके बाद बढ़ी थी। तो ये नहीं भूलना नहीं चाहिए, यही अहंकार है। हाँ, आप में ये खुशी जरूर हो सकती है कि हमको गलती से नहीं। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है सर, बहुत जल्दी से लौट के आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा एक ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे जी। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर घमासान शुरू हुआ है, अभी 18वीं लोकसभा चलने ही वाली है, तब ये जंग की स्थिति बन गई है और एक शक्ति संघर्ष सामने दिख रहा है। सतीश जी, क्या मजबूत विपक्ष का मतलब ज्यादा हंगामा और गतिरोध है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या अगले 5 साल तक? देखिए बात ये है, एक मैं थोड़ा सा लफ्ज बदल रहा हूं। एक तरफ है कि ये सेंसिंग ब्लड है, और दूसरे तरफ जो वर्डिक्ट आया है थोड़ा सा लहूलुहान करने वाला हल्का सा कट लगा है। तो ये इसके बीच में ये संघर्ष होना है, और टकराव का आगाज तो हो ही चुका है कि नहीं? कोई आप ही कह रहे थे कि 200 मोदी जी नहीं रहते 240 भी नहीं आता। हम भी मानते हैं कि इस बार विपक्ष मोदी जी नहीं रहते तो ऐसे भी विपक्ष को जीतना चाहिए था, लेकिन ये बहुत एक तरफा चुनाव था। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मोदी 3.0 है, उसमें विपक्ष जो है वो मोदी जी को खुद प्रतिपक्ष समझना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा काम आएगी। वो एनडीए में भी उसके हिसाब से ज़्यादा ताकतवर रहेंगे अगर विपक्ष को साथ लेके चलते हैं तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग नहीं रहा है, हो सकता है आगे दिखे, लेकिन ये टकराव होगा। और टकराव कहाँ पे होगा, किन चीज़ों पे होगा? टकराव ऐसा नहीं है कि इंडिया के भीतर भी नहीं है, INDIA के भीतर टकराव होंगे हैं ही, उसमें कहीं से 2 राय नहीं है। लेकिन अभी जो है मुद्दों के आधार पर चीज़ें तय होंगी। कांग्रेस चाहेगी कि वो, जैसा हम समझते हैं कि वो मुद्दों के ऊपर लेके आए, तो वो जब मुद्दों के ऊपर लेके आएगी तो ऐसी स्थिति है कि एक टकराव के स्थितियां बनेंगी। इसलिए इसमें इस स्थिति में स्पीकर डिप्टी स्पीकर मोदी जी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ऐसा समझने को मुझे आता है। तो देखिए, अगर कोएलिशन के भावना से चलना है, जो वर्डिक्ट के हिसाब से चलना है, तो थोड़ा सा 3.00 में थोड़ा बदलाव की गुंजाइश बनती है। नहीं, पहले भी मैंने सांकेतिक रूप से कहा कि मोदी जी को अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो एक नई
मतलब नया मिसाल पैदा करना, नया लेगेसी पैदा करना, उसमें कई तरह के वो पुराने परिपाटियों से चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन डर भी है कि पता नहीं कौन किधर से छड़प जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चले जाएगा। ये तो बियॉन्ड आइडियोलॉजी की राजनीति है, अभी कुर्सीकरण वाला है, तो इसलिए अब वो वहीं पर आ गया है। ये जी मैं समझता हूँ, इसलिए टकराव तो होगा ही। रोहन जी, आप कुछ इशारा कर रहे थे, छोटा जवाब दीजिए, फिर विजय जी के पास जाऊंगा। देखिए नीरज जी, मैं मेरी बात को खत्म कर रहा था। मैंने जैसे भी कहा कि अभी लोकसभा बनी है, 18वीं लोकसभा है, एक जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि जनता ने जो जनादेश दिया उसको सहर्ष सबने स्वीकार किया। जैसे आपने कहा चुनाव के पहले भाजपा का जो भी नारा होगा, जनता ने जो जनादेश दिया सबको स्वीकार करना। आज भी जो है, जैसे अभी विपक्ष के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, रस्सी बल, ये ठीक नहीं, ये अहंकार दिखा रहा है कि हम 50 से 99 भी आएंगे तो हम जीत गए, और 240 जो है जो बीजेपी के आगे तो भी वो हार गई। ये अहंकार दिखा रहा, और ये अहंकार रहा तो आने वाले दिनों में भी ये गतिरोध बना रहेगा। कोई नहीं चाहता है गतिरोध हो। संसद चुन के आई है, जनता का काम हो, जनादेश का स्वीकार हो, सब मिलके काम करे, हर पार्टी अपना काम करे। इस तरीके के बयानबाजी जो है कि नहीं हम करके दिखाएंगे, ये किसी के लिए, देश के लिए ठीक नहीं। मैं जिम्मेदार नागरिक के नाते कहता हूं, तो सबसे एक विनती है कि मिलके करें। रस्सी जल मोदी जी के ऊपर अब कमेंट करके चुनाव खत्म हो गए, कोई फायदा नहीं है। जनता ने अपना जनादेश दे दिया, तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। आप एक बार बोलेंगे नीतीश जी के लिए अच्छा बोलेंगे, नायडू जी को ये करें, कुछ नहीं होगा। सब मिलके लड़े हैं, मिलके आगे बढ़ेंगे। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। आप अपना काम कीजिए। आप इंडी गठबंधन जो बात कर रहे हैं उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आज ही 3 विरोधाभासी स्टेटमेंट आए। कौन से मुंह से आप नैतिकता की बात कर रहे हैं कि जिस गठबंधन के साथ आप चुनाव में लड़ रहे हैं उसके 2 बड़े साथी आपकी बात के साथ नहीं जा रहे हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट है, फिर आप कौन से मुंह से नैतिकता की या परंपरा की बात कर रहे हैं? जी विजय जी, जो अभी रोहन जी कह रहे थे या अजय जी कह रहे हैं, सब बहुत पॉलिश्ड वे में बातें हो रही हैं। आवाज़ अड्डा मुझे अच्छा लगता है, ऐसी शांतिपूर्वक बातें होती रहती हैं, लेकिन जरा इस टीवी के इस बॉक्स से बाहर निकलिए। जो सोशल मीडिया में चल रहा है, रस्सी जल गई, बल जल गई, आज राहुल कौन तो नमस्ते, ये सब आप देख रहे होंगे ना, बताने की जरूरत नहीं, सब लोग देख रहे होंगे। मैं कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षा लगा के ये सब कुछ शांतिपूर्ण चले, जो सतीश जी से मैं सवाल पूछा तो मुझे संभावना कम लगती थोड़ी। इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये 10 साल से जो सरकार चली है, जिस रौले के साथ ये सरकार चली है, तो ये भी समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नीत, एनडीए नीत मोदी जी की बीजेपी है। ये 10 साल पहले और 15 साल पहले जो अटल जी वाली सरकारें नहीं है ये। तो आप ये क्या एक्सपेक्ट करना कि सरकार अपने एकदम दब के चले, झुक के चले, अपने उस स्टाइल से काम ना करे, ये एक्सपेक्टेड है? क्या आपको लगता है ऐसा? इसलिए गतिरोध की संभावना बनी रहेगी हमेशा? नीरज जी, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले लोगों में से हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मुझे संभावना कम लगती है कि ये हाउस जो है ठीक ठाक चलेगा कि नहीं। आप ना सर तो आज ऐसा तंज मारते हैं का बता रहा है जी कि मुझे कोई संभावना भी नहीं लगती कि इस पर होगा। और जब अजय साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई वो 234 पर हैं भी और डबल हो गई उनकी सीटें, वो भी ठीक बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मुझे याद आता है कि वो एक दोहा था कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो क्षमा बड़न का मतलब कि सरकार जो है ना, उसको मैं फिर से ये बात मानता हूँ क्योंकि मैंने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को इसको स्टडी किया है। ये सरकार को करना चाहिए बड़े दिल के साथ कि वो आम सहमति के लिए आगे आए, लेकिन ये भी समझना चाहिए। मुझे याद आ रहा है 1996 में वाजपेयी जी का विश्वास मत का बहस थी, तो प्रमोद जी ने उस समय, प्रमोद महाजन उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट जो है ना, रोडवेज की बस नहीं है कि आपने रुमाल रख दिया तो आपका हो गया। ये नंबर गेम है। नंबर गेम आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। इसको ये खारिज कर देना कि नहीं वो कम हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे, इसका कोई मायने नहीं है ना। 293 उनके पास है। नंबर गेम में वो आपसे बहुत आगे हैं, और इसलिए आपको भी, विपक्ष को भी देखना पड़ेगा कि नंबर गेम में वो आगे हैं और आपके पास कितनी ताकत है, तो इसमें कितनी गुंजाइश बनती है कि हम उनके साथ चल के अपना भी सम्मान बना लें, अपनी भी जगह बना लें और संसद को भी ठीक से चलने दें। क्योंकि ये इमेज भी अगर बनती जाएगी कि विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा सदन को, तो उसके भी अलग खतरे हैं, उसके भी अलग नुकसान है। लेकिन रोहन जी को भी समझना चाहिए कि जो उनके सहयोगी हैं, वो आज उनके सहयोगी हैं, 293 हैं, लेकिन शायद याद नहीं हो रोहन जी को, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले कहीं और थे, कि टीडीपी जो है, चंद्रबाबू नायडू साहब 2018 में कहाँ चले गए थे। नीतीश कुमार जी की पलटी के बारे में तो मुझे याद नहीं रहता, सतीश जी ज़्यादा बता सकते, इतनी बार हुई है।
तो ये समझना कि वो सब लोग जो आज आपके साथ जुड़े हैं कल भी जुड़े रहेंगे, कल भी ऐसा ही वक्त रहेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तो 1 साल का अनुभव है कि भाई साहब पता ही नहीं रहता कि रात को कौन उनके साथ है, सुबह कौन उनके साथ नहीं है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एक रिस्क को उन्होंने उठा लिया है अपने लिए इस चुनाव को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन इस रिस्क को लेने के लिए तैयार होगा कि ये खतरा मोल ले ले कि कल जब वोटिंग होगी तो क्या होने वाला है। लेकिन दोनों को ये करना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा कि सदन इस तरह से बहुत आसानी से चल पाएगा। अभी ये सब बात हो रही है, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्ष होने देगा कि नहीं होने देगा पहले सदन का, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता रहा है कि उसमें क्या हंगामा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेहरबानी करके सुरेश साहब को दलित कार्ड के हिसाब से स्पीकर के चुनाव से मत जोड़िए। जी उस हिसाब से नहीं बनाया है तो उसको लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई की तरह से लड़िए। अरे अब ये दलित कार्ड, हर चीज में दलित कार्ड लगाने से काम नहीं चल रहा और ये सीधा सीधा सा नंबर गेम है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है। और आप सोचिए 2004 में आपके पास 135 सीटें थी, स्पीकर किसका बनाया आपने? 209 सीटें, 2009 में 209 सीटें थी, स्पीकर किसका बनाया आपने? तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना, कन्वेंशंस को बहुत रेफरेंस के साथ जोड़ना चाहिए। और ये गठबंधन सरकारों के बाद ये आया कि स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का हो। इससे पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी क्या कभी एक भी बार डिप्टी स्पीकर बना है किसी का? मैंने 1952 का जिक्र किया, वो इलेक्शन ही इसलिए हुआ था क्योंकि विपक्ष जो है अपने लिए डिप्टी स्पीकर मांग रहा था। तो जिसके पास ताकत होती है डेमोक्रेसी में, नंबर गेम जिसके पास ज्यादा है वो तो जाहिर तौर पर ज्यादा उससे रहेगा। अब मेरा जैसा छोटा आदमी हो तो नीरज जी को थोड़ा रिक्वेस्ट करके कहेगा सर मुझे आधा मिनट और दे दीजिए ना। अब अगर मैं विपक्ष हूं तो मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं आपको आधा मिनट और? मैं ये कह रहा था विजय जी कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप सरकार चला रहे हैं तो विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष आपका होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कारगर होता है। और आप पार्टी चला रहे हैं तो भले एक बार पीएम सीएम किसी को बना दीजिए, वो जो लेटर हेड और मुहर है ना वो बक्से में अपने पास होनी चाहिए। ये कड़वी सच्चाई राजनीति के विद्यार्थियों को समझनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं सचमुच बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप बहुत आदर्शवादी हैं। आपने भी 2 परिस्थितियाँ रखी, मैं भी बताता हूँ। आपने रखा है कि बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाएं और सहमति के लिए ठीक है ले जाओ, उपाध्यक्ष के पद आप ही बन जाओ, एक बढ़िया सरकार। ये आदर्श स्थिति आपने बताई। कांग्रेस के लिए एक आदर्श की स्थिति ये हो सकती थी कि अच्छा भैया आपने मेरे साथ अन्याय किया और आपने मेरे को ये भी नहीं दिया, तो एक मोरल ग्राउंड की मैसेजिंग देनी। लेकिन ये कहाँ होता सच्चाई में सर? सच्चाई बड़ी कड़वी और क्रूड होती है, आदर्श में कहाँ चलती है सर? एक चीज और जोड़ दूं मैं आपको कि डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या परेशानी क्या है। डिप्टी स्पीकर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। आर्टिकल 93 जो है संविधान का, उसमें स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर की ताकत बराबर है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर वो स्पीकर की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब वो सेंसर मोशन भी ला सकते हैं, वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। 2 उदाहरण छोटे से मैं दे देता हूँ आधा मिनट में कि अटवाल साहब, चरणजीत सिंह अटवाल साहब डिप्टी स्पीकर थे सरकार में। तो उस समय जो वोट लहराने का जो मुद्दा आया था लोकसभा के अंदर, तो सोमनाथ चटर्जी साहब को अटवाल साहब ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। समझे, बड़ी घटना थी। दूसरी घटना बताता हूं, सूरज भान साहब डिप्टी स्पीकर थे, कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने यूपी के एक मोशन पर बिना स्पीकर की जानकारी के उसको अलाउ कर दिया था। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर को केवल एक असिस्टेंट ऑफिसर की तरह से मत मानिए, वो बराबर का ताकतवर लोकसभा अध्यक्ष है और गठबंधन सरकारों में उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण। विजय जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप इतना आदर्शवादी क्यों सोच रहे हैं? क्रूड फैक्ट तो यही है, इसीलिए ना मैं आदर्शवादी बनूं ना आप मतलब कड़वी सच्चाई जो पॉलिटिक्स की ना वो यहाँ डिस्कस होनी चाहिए। अच्छा मेरे पास 2 मिनट है, एक मिनट में सतीश जी और प्रेम जी के पास जा। प्रेम जी अब बताओ कैसे चलेगी संसद, ऐसे ही चलेगा क्या मामला? देखिए नीरज जी, दोनों ही पक्ष ये मानकर चल रहे हैं कि कभी भी चुनाव में जाया जा सकता है, इसलिए जनता को संबोधित करते रहना है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स में रखना है। और वो इसलिए आपको दिखेगा, ये तकरार भी दिखेगा
मुद्दों पर भी तकरार होंगे। अभी तो स्पीकर पर हो रहे ने, पूरी लिस्ट ऑपोजिशन ने तैयार कर रखी है और उस पर भी तकरार होंगे जी। मणिपुर प्रेम कुमार जी ना सर, मुझे एकदम ऐसा लगता है कि अगर प्रेम कुमार जी उपन्यास लिखें सर बहुत सक्सेसफुल हो आप, मतलब गजब की आप थ्योरी मेरे को दे रहे हो। आप देख लीजिए, आप आज मैं कह रहा हूँ, मेरी बात जब मैं कह रहा होता हूँ तब वास्तविक नहीं लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही वास्तविक हो जाती है। तो सर मैं आज कह रहा हूँ दोनों ही पक्ष के तेवर वही हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, ये है सच्चाई पहले दिन से। ओके सतीश जी, फाइनल कमेंट सर आपका, कैसे चलेगा काम? नहीं कमेंट, ये काम इस संसद ये वाले ये लोकसभा में वो पिछले लोकसभा जैसा तो नहीं चलेगा, ये 100% है। पिछले में कहाँ चला सर? पिछले वाला एक तरफा नहीं चलेगा। पिछले में कहाँ चला सर? अरे इसलिए वही उस तरह, अरे आप सुनिए नहीं रहे, वो उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से चला, जिस तरह से नहीं चला, दोनों उस तरह से नहीं चल पाएगा। चाहे कोई किसी का स्पीकर हो, किसी का डिप्टी स्पीकर हो, जी स्थितियां बदल गई। और मैं प्रेम कुमार जी से बहुत सहमत हूं कि जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अस्थिरता आशंका, तो इसका अर्थ में जो प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं उसकी एक रेडी जो बैटल वाली जो मानसिकता है उसमें सब हैं। ओके तो मैंने जो एक लाइन बोली थी कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, उसको प्रेम कुमार जी ने बढ़िया से व्याख्यायित कर दिया। चलिए खैर समय समाप्ति है। इस चर्चा के 2-3 टेक अवे हैं जो कि हम दर्शकों को चाहते हैं ये समझें इस चीज़ को। बहुत क्रूड पॉलिटिक्स है इसमें, विपक्ष मजबूत है, ज़्यादा सीटें जीत के आया है, इसलिए आप उससे ये दबने की उम्मीद न रखें। और सत्ता पक्ष भी दबेगा नहीं, क्योंकि उसको ये नहीं दिखाना है कि वो दब रहा है। अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने अपने चीज़ों को एड्रेस करेंगे। मेरी चिंता ये है कि संसद कैसे चलेगी, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।